तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भगवान की दया से। और अगर आपको लग रहा है सब अच्छा नहीं चल रहा तो जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा। बी पॉजिटिव। धीरे धीरे जैसे आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा कि जो ये फ्रेज, जो हम ये सेइंग है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सच ही है। तो बी हैप्पी, जैसी भी कंडीशन में हो हैप्पी रहने की कोशिश करो और अच्छी चीज़ों के लिए काम करते रहो। चल बहुत बहुत संदेश हो गया। ठीक है। अब हम अपनी वीडियो पे बात कर लेते हैं। नई वीडियो हम ले आए हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। डेली न्यूज़ फॉर डिफेंस एग्जाम। अब यार डिफेंस एग्जाम में आप ये करंट अफेयर्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत ही प्रिडिक्टेबल आते हैं। और अगर आप वहाँ पे मार्क्स नहीं उठाते तो कंपटीशन से आप वैसे ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो आपके साथ में बैठा है, वो तो उठा रहा है वहाँ से मार्क्स, क्योंकि काफ़ी इजी आते हैं। मतलब मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको पता है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं तो उसी चीज़ के लिए तो मैं ये सीरीज़ लाया हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो। कि यार डेली बेसिस पे आपके न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड आपके डिफेंस एग्जाम के लिए न्यूज़ होगी, सिर्फ करंट ही नहीं प्लस स्टैटिक उससे रिलेटेड जो भी है, हम वो सारा रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, नया भी देखेंगे, पुराना भी रिवाइज होगा। तो चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या है। और भाई यस सर, स्टार्ट करते हैं। India's reliance on imported crude oil creeps up further on demand growth। अब यार ऑयल का तो भाई चल ही रहा है पिछले 4 5 6 महीने से, जब से ट्रम्प साहब ने सैंक्शंस लगाए हैं, हमें सजा दी है एक तरह से कि भाई आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो तो ये लो 25% एक्स्ट्रा आपके टैरिफ्स। तो ये सब आपने सुना होगा। तो ऑयल को लेके आज थोड़ी बात करते हैं। भाई अभी क्या हुआ है कि आपके यूएसए ने और यूरोप ने भी फ्रेश सैंक्शंस लगाए हैं कुछ रशियन कंपनीज पे, ऑयल कंपनीज पे, कि इनसे कोई तेल अगर खरीदेगा तो यूएस और यूरोप उस पे भी सैंक्शंस लगा देंगे कि भाई इनसे तेल नहीं खरीदना, अगर इनसे तुम तेल खरीदना चाहते हो तो हमसे फिर मत रिलेशन रखो, या फिर हम तुम पे और एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। टैक्स से तो भाई वैसे ही परेशान है ट्रम्प साहब, कितना परेशान करोगे। तो उसी को लेके क्रूड ऑयल पे कुछ बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल की डिमांड वैसे भी इंडिया में बहुत बढ़ती जा रही है। क्या है कि हम लोग 90% अपना क्रूड ऑयल की कंजप्शन के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो, मतलब 88% हो गया है डिमांड। मतलब इंपोर्ट 88% हो गए हैं टोटल डिमांड के। अगर हम 100 क्रूड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, मान लो 100 लीटर, तो उसमें से 88 बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा है। तो इतना ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन सी कंट्री करती है। चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। उसके बाद यूएस से उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। थर्ड नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है इंपोर्ट के नंबर नाम पे। ठीक है सर, ये इंपोर्ट की लिस्ट बता दी आपने। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ऑयल प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स में से कौन है। प्रोड्यूसर्स में से कौन है, थोड़ा सा सुन सुन के आप शायद आप इस चीज़ से फेमिलियर ना हो। यूएसए सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। अब आप कहोगे सर हमें बता रहे हो, हमें पता है कि आपका अरेबियन कंट्री सबसे ज़्यादा करती हैं। यूएसए तो अभी आपने बताया सेकंड नंबर पे इंपोर्टर है। नहीं भाई, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री में ऑयल की डिमांड बहुत शूट अप कर जाती है, चाहे उनकी पॉपुलेशन कम क्यों ना हो, क्योंकि सब ऑयल यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मेजरली तो ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर ऑयल यूज़ हो रहा है। तो यूएसए सबसे ज़्यादा ऑयल यूज़ करता है, उसकी अपनी ही कंजप्शन इतनी है कि वो तो यूज़ हो ही जाता है, प्लस बाहर का आया हुआ तेल भी वो बहुत यूज़ करता है। सबसे ज़्यादा यूएसए प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया उसके बाद भाई हमारा प्यारा दोस्त रशिया। ठीक है, रशिया के बाद आ जाता है हमारा कनाडा। यूएसए का भाई खास कनाडा, खास तो ट्रम्प साहब का कुछ भी नहीं है, खैर कोई भी नहीं है। और उसके बाद आता है चाइना। चाइना भी बहुत पॉपुलस कंट्री है, वो भी एक तरह से डेवलपिंग कंट्री का टैग तो है चाइना पे। चाइना एक डेवलपिंग कंट्री का है आपके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के हिसाब से। बट भाई वो इतनी ज़्यादा एडवांस है, वो डेवलप्ड कंट्री ही है, डेवलपिंग नहीं है वो। तो इसीलिए वो भी बहुत तेल यूज़ करती है, इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रही है, और फिफ्थ नंबर पे प्रोड्यूस भी बहुत कर रही है। तो ये आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। फिर आप ये देखो कि प्रोड्यूस तो ये सब कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा। एक्सपोर्टर,
एक्सपोर्टर तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा है सऊदी अरेबिया। सऊदी सबसे ज़्यादा, सारा पैसा ही उनके पास इसी का आ रहा है, एक्सपोर्ट का ही। ठीक है, रशिया मेरे पीछे छुप गया, मैंने अभी देखा। सऊदी सबसे ज़्यादा कर रहा है, दूसरे नंबर पे कौन कर रहा है? रशिया। ठीक है, तीसरे नंबर पे इराक। तभी तो हम देखते हैं आए दिन इराक पे सैंक्शंस लगा रखे यूएस ने। ईरान नहीं, इराक पे नहीं, ईरान पे। पहले इराक पे भी लगा रखे थे, इराक पे अब भी हैं काफ़ी कंपनियों के। ठीक है, उसके बाद यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखो भाई, यूएसए का देखो, सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूज़ इंपोर्ट करता है, प्रोड्यूस फर्स्ट नंबर पे कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। क्योंकि ना यूएस से क्रूड ऑयल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कुछ किसी काम के लिए ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, कुछ किसी काम के लिए ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, उसमें केमिकल प्रपोर्शंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो जो यूएसए काम का है वो यूज़ कर लेता है, जो नहीं है वो एक्सपोर्ट कर देता है। तो एक्सपोर्टर में भी नाम है, प्रोड्यूसर में भी नाम है, इंपोर्टर में भी नाम है। तो ये तीनों चीज़ मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ऑयल न्यूज़ में आ रहा है और ऐसे क्वेश्चंस पूछता भी है आपके डिफेंस एग्जाम में कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, इंडिया सबसे ज़्यादा क्या ले रहा है। ठीक, अब हम एक चीज़ और देखते हैं फिर। अब इन्हीं इसी सब चीज़ों की बात चली पड़ी है, तो इंडिया के इंपोर्ट्स कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन सी कॉमोडिटी, मतलब कौन सी चीज़ इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है? वो भी है हमारा ऑयल। इंडिया सबसे ज़्यादा कोई अगर सिंगल चीज़ इंपोर्ट करता है तो वो है ऑयल। ऑयल के बाद हम क्या इंपोर्ट करते हैं दूसरे नंबर पे? गोल्ड। गोल्ड और स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स, नॉन प्रीशियस स्टोन्स। मतलब हम लोग, आपको पता भी होगा, वर्ल्ड के नंबर 1 पॉलिशिंग डायमंड्स बनाते हैं, पॉलिश्ड एंड कट डायमंड्स। हम अनपॉलिश्ड अनकट डायमंड बाहर से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था अभी पिछले साल या इस साल के स्टार्टिंग में, गुजरात के अंदर सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग इनॉग्रेट हुई थी, पेंटागन से भी बड़ी, है ना। उसके अंदर क्या होता था? डायमंड कट और पॉलिश ही हो रहे हैं। अब उसका नाम क्या था उस फैसिलिटी का, बिल्डिंग का, मुझे एक बार बताइए। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स एंड नॉन प्रीशियस स्टोन्स टू, तो एक ही कैटेगरी है ये। गोल्ड की हमने शायद पिछले से पिछले क्लास में बात भी करी थी, गोल्ड की इंपोर्ट से कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमारी कंट्री को। तीसरे नंबर पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइना, है ना। जो चला रहे हो ना तुम ये सब, चाइना को तुम सपोर्ट कर रहे हो, है ना, मजाक कर रहा हूँ। ऑयल हम कितने परसेंट में आता है बाय वैल्यू, मनी वैल्यू में? 20 से 25%, जितना भी हम बाय मनी वैल्यू इंपोर्ट करते हैं उसका 20-25% ऑयल ही है अकेला। तो जो हम यार ग्रीन एनर्जी में इतना पैसा लगा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाहते हैं अपनी, कि देखो भाई इंडिया तो कितनी अच्छी कंट्री है कि इन्वायरमेंटल चीज़ों पे काम कर रही है, ये भी है एक बात। बस सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा इस चीज़ को कम करना। मतलब इतना ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट एक तो हम नहीं हो सकते किसी इंटरनेशनल कंट्री पे। जैसे अभी दिक्कत चल रही है, यूएसए कह रहा है रशिया से मत लो, रशिया से नहीं लोगे, रशिया हो जाएगा सैड, है ना, मुंह बना लेगा भाई हमसे नहीं ले रहे। तो अगर हम अपनी एनर्जी सप्लाई खुद ही ले सकते हैं, हम ऑयल लेते ही नहीं, 5% ऑयल लेते हैं मान लो, तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, पैसा कितना वेस्ट हो रहा है, कितना सारा पैसा लगा के हम तेल ला रहे हैं अंदर, हमारे करंट अकाउंट भी खराब हो रहा है। कि करंट अकाउंट क्या होता है हमारा, कि भाई लेन देन कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट, तो इंपोर्ट की वैल्यू कितनी बढ़ रही है ऑयल से। इसीलिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत काम कर रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है, चौथे नंबर पे आ जाता है मशीनरी, बहुत अलग अलग तरह की मशीनरी हम लेते हैं। पांचवें नंबर पे आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, तो ये चीज़ भाई अगर आप ध्यान रखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये टॉप 5 हमारे इंपोर्टेड कॉमोडिटी है बाय वैल्यू, कितने पैसे। ठीक है सर, ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई अगर ऑयल की बात हो ही रही है तो क्रूड ऑयल हम लेते हैं और रिफाइनरीज में, इंडिया की बहुत सारी रिफाइनरीज है, उसमें जाके क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ये केमिस्ट्री में आप प्रोसेस पढ़ोगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम ऑयल जो आपका क्रूड ऑयल होता है उससे अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। डीजल निकाल लेंगे, आपका मिट्टी का तेल निकाल लेंगे, पेट्रोल निकाल लेंगे। तो क्रूड ऑयल एक ही होता है और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपोर्ट करता है। ज़रूरी नहीं है पेट्रोल डीजल ही, और भी काफ़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि आपकी अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिफाइनरीज हैं,
फिर ये अच्छी हम पे फैसिलिटी है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जो हम क्रूड ऑयल में लगाते हैं उसको और अलग अलग प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो ये चीज़ भी बात कर रहे हैं तो बता दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया किया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये चीज़ भी देख लो फिर। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी कंट्रीज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं उनको मिला के, मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनी थी ये आपको पता ही है, आपके डिफेंस एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, अब पेट्रोल का इतना वो हो रहा है तो मैंने सोचा बता देता हूँ। ये इस डेट को फाउंड हुई थी भाई, एक कॉन्फ्रेंस थी बगदाद कॉन्फ्रेंस। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ्रेंस, इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्फ्रेंस ये फॉर्म हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? ऑब्वियसली आपके अरब कंट्रीज प्लस एक वेनेजुएला। वेनेजुएला की हमने लास्ट से लास्ट क्लास में बात करी थी, उसमें बताया था कि बहुत ऑयल एक्सपोर्ट करता है बट उस बेचारे पे भी बहुत सैंक्शंस है यूएसए के। बेचारा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। बहुत बढ़िया। अभी करंट मेंबर्स कौन से हैं वो भी आप लोग देखो, कौन कौन से करंट मेंबर्स है। देखो यूएसए इसका मेंबर नहीं है, टॉप एक्सपोर्टर है, फिर भी ये चीज़ भी देखो आप। तो हेजीमनी दिखाता है यूएसए की, हेजीमनी के भाई पावरफुल है, हम हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ होंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ नहीं होंगे। तो अगेन वही चीज़ बताती है कि नो बडी रूल्स बट पावर, पावर रूल करती है, कोई कोई रूल नहीं करता। देयर इज नो इक्वालिटी, ओनली पावर। अगर आप पावरफुल होगे तो आप अपनी बात बता रख पाओगे। अरे मेरे होते हुए दिख रहा है क्या ये सब? नहीं दिख रहा? चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, चैनल को भाई ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखती हैं, वहाँ पे बाद में रिवाइज करा करो, पढ़ा करो फिर रिवाइज भी करा करो। तो एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस थोड़ा देख लेना। तो ये सारी चीज़ कब बना था? बगदाद कॉन्फ्रेंस से बना था। टॉप 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से और अभी करंट मेंबर कौन से ज़रूरी है देखना है। ठीक है सर, आगे बताओ। Rubio and Vance wants Israel not to annex West Bank after Knesset vote in favor। अब यार ये चल रहा है कि आपको पता है कि ट्रम्प साहब ने अभी अभी डील साइन करवाई थी इनके बीच में, हमास और इजराइल के बीच में, बट दोबारा क्या हुआ, सीज फायर ब्रेक होने के वर्ज पे है, होने वाला है, क्योंकि दोबारा इजराइल ने थोड़ा बहुत अटैक किया। इजराइल कह रहा है कि उन्होंने हमारे सोल्जर्स पे अटैक करा था। तो वेंस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो अभी इस आर्टिकल में बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि इजराइल शुड नॉट एनेक्स वेस्ट बैंक। एक एरिया है आपका एक तरह से गाजा स्ट्रिप से अलग है। देखते हैं, यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं बतानी, मैंने बस मैप के लिए ये उठाया है कि देखते हैं मैप। ये मैप वही है जो मैं पहले भी करा चुका हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा है। मैंने बोला चीज़ें दोबारा होती रहेंगी इन लेक्चर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये है आपका गाजा, ये पूरा आपका है ये इजराइल है। यहाँ पे नहीं दिखा रखा आपका वेस्ट बैंक, कोई नहीं सर, हमारे पास अर्थ है, गूगल अर्थ, वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, वेस्ट, अरे क्या खोल रखा है, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक देखते हैं सही वाला वेस्ट बैंक दिखाता है क्या? हाँ ये रहा, ये रहा। अब यहाँ पे देखो, ये है वेस्ट बैंक, ये इजराइल है, यहाँ तक इजराइल है आपका। इजराइल के टॉप कोने में है वेस्ट बैंक, ये रहा वेस्ट बैंक। ठीक है, और वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक है, ये इजराइल है, और ये आपकी गाजा स्ट्रिप है। मतलब इजराइल के नॉर्थ ईस्ट में छोटी सी जगह है वो वेस्ट बैंक है। ये आपको शायद यहाँ पे दिख रही होगी। ये आप अगर देखो तो, मैं इसको बहुत छोटा कर देता हूँ, ये अगर आप देखो तो ये आपको इजराइल दिख रहा है, ये गाजा है, गाजा स्ट्रिप जिसका ये जूम्ड वर्जन है, और यहाँ पे ये वेस्ट बैंक है इजराइल के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर ये देखो, ये जो एरिया है इजराइल के थोड़ा सा ऊपर, ये वेस्ट बैंक है। अब वेस्ट बैंक और इजराइल का भी अपनी एक कहानी, वेस्ट बैंक की और गाजा स्ट्रिप की भी अपनी एक कहानी है। ये दोनों मिला के ही पहले क्या थे आपका स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ये दोनों ही हैं, बट कन्फ्लिक्ट के चलते हुए गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रखा था हमास ने,
और वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर रखा था एक और ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि वॉलेंट नहीं थी। बट वेस्ट बैंक का काफ़ी पार्ट इसराइल कंट्रोल करता है आज भी, बट उसके अंदर थोड़ा पार्ट जो दूसरी पार्टी है पैलेस्टीन की वो कंट्रोल करती है। तो प्लान तो इसराइल ने यही कहा था पहले, हम तो सारा जो गाजा स्ट्रिप है वो वेस्ट बैंक में बसा देंगे और अपनी तरफ से ही कॉलोनीज वहाँ बनाएंगे और अपनी सरकार चलाएंगे। इसीलिए यूएस बोल रहा है कि भाई उसको मत करना, अच्छा आइडिया नहीं होगा। तो यूएस धमकाता ही रहता है भाई सबको। ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके भाई मैप बेसिस पे। मैप के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका गाजा सिटी ये हो गई, इसराइल में क्या क्या चीज़, आपके ये पॉइंट्स हो गए जो जो उसमें लिखे हैं, बेट हनोन, ये सब पूछ लेगा कि ये सब कहाँ पे लाए करते हैं, तो एक फेंट आइडिया होना चाहिए। गाजा सिटी है ये देयर अल बलाह यहाँ पे है, गाजा स्ट्रिप, खान यूनिस है, ये जो टेरिटरी खान यूनिस है, ये राफा है, राफा क्रॉसिंग है, ठीक है। केलैम शलोम क्रॉसिंग है कोने पे, ये ध्यान रख सकते हैं। मोवासी इस एरिया, ये भी कहाँ पे आपकी गाजा सिटी में है, गाजा स्ट्रिप में है। मगैन ओस कॉरिडोर, मगैन ओस कॉरिडोर देखो यहाँ पे है ये, ठीक है। और क्या है, वेस्ट बैंक, और आपका नेट जरीन कॉरिडोर ये रहा, नेट जरीन कॉरिडोर ये रहा। तो ये सारे प्लेसेस पूछ सकता है, ध्यान रखना। ये देखो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। तो ये जो फोटो है आपको मेरे पीडीएफ ग्रुप में चैनल में मिल जाएगी, मैं शेयर करूंगा, इसको आराम से देखो, इंपॉर्टेंट है। और गाजा वेस्ट बैंक भी देखो मैप्स में जाके कहाँ पे पड़ता है, खुद से भी देखा करो। ठीक है, आगे देखते हैं। थाईलैंड एंड कोलंबिया मेक्स प्रोग्रेस इन टॉक्स फॉर बॉर्डर पीस। अब थाईलैंड एंड कोलंबिया के बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा था, ये भी मैंने स्पेशल मैप के लिए ही रखा है आपका, ठीक है। तो देखते हैं मैप इसका कहाँ पे है। कंबोडिया छोड़ो, मैं आपको ट्रैवल करवाते हुए ले जाता हूँ ना, ट्रैवल करते हुए जाते हैं तो फिर और थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये आपका अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये आपका इंडिया हो गया, ये आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पे आपका कंबोडिया, ये देखो। तो कंबोडिया इंडिया से कहाँ पे है, ये देखो, यहाँ से ये आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, और ये रहा बीच में कंबोडिया। अब इसकी दिक्कत चल रही है थाईलैंड से, देखो थाईलैंड के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ये रहा, है ना। थाईलैंड और कंबोडिया आपको क्लियर दिख रहे हैं। अब बात देखो कि ये दोनों कौन कौन सी कंट्रीज के साथ लगते हैं। कंबोडिया की सराउंडिंग कंट्रीज है थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और ये लाओस है, वियतनाम है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट चाइना, साउथ चाइना सी के साथ लगता है, बिल्कुल साउथ चाइना सी। गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ लगता है, बिल्कुल सर। थाईलैंड किस किस कंट्रीज के साथ टच होता है, लाओस के साथ हो रहा है देखो, म्यांमार के साथ हो रहा है, कंबोडिया के साथ तो हो ही रहा है, और किसके साथ हो रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं हो रहा, ये लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इनके साथ हो रहा है, और नीचे जाके मलेशिया के साथ भी हो रहा है। तो ये सारी नेबरिंग कंट्रीज हमें ध्यान रखनी है ना। इसी के थ्रू रिवाइज होता रहता है मैप्स, और यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है। एक चीज और, ये सारी कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कौन सी ग्रुपिंग बनाती है, क्या वो एशियान है उस ग्रुपिंग का नाम, तो एशियानी ग्रुपिंग के सारे मेंबर्स भी रिकॉल करो, खुद से देखो एक बार, ठीक है सर। तो यहाँ पे इनका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है सर, आगे बताइए। ये मैप हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्या हमारे पास, सेंचुरी स्टेटस फॉर फॉरेस्ट ऑफ सरंदा। तो क्या था, ये भी एक डिस्प्यूट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में केस, कि इस फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने से मना कर रहे थे कुछ पेटिशनर्स, कुछ लोग। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बना दिया जाए। कब बना दिया जाए, तो भाई बना दिया जाए। तो ये फॉरेस्ट का आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है। ये फॉरेस्ट साल फॉरेस्ट है, साल ट्री होते हैं ना, साल के पेड़, साल फॉरेस्ट ऑफ सरंदा, ये नाम है इसका, साल फॉरेस्ट ऑफ सरंदा। ये कहाँ पे पड़ता है, सरंदा एक जगह है झारखंड में, और ये पड़ती है झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पे। तो ये भी हम एक बार मैप्स के थ्रू देखते ज़रूर हैं। तो इस जगह का नाम है SARA
NBA। अरे यार, अरे पहले वाला मिटता नहीं है। अरे ये भी हम चलो, हाँ ये रहा। तो ये देखो, ये जगह है सरंदा फॉरेस्ट। ये आपका हो गया उड़ीसा, और ये आपका हो गया झारखंड। इसके बिल्कुल बॉर्डर पे ऊपर वाला रांची झारखंड देखो दिख रहा है, ये उड़ीसा, और ये रांची ये वाला हो गया झारखंड। ठीक है, इसके बिल्कुल बॉर्डर पे झारखंड एंड उड़ीसा, झारखंड के अंदर पड़ता है और दोनों के बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, अगर मैं हो सके तो इसका मैप व्यू देखते हैं। ठीक है, तो ये उड़ीसा एंड झारखंड के बॉर्डर पे है बिल्कुल। अब उड़ीसा झारखंड देख ही लिया है, तो इनके फिर बॉर्डरिंग स्टेट्स भी देख लेते हैं। झारखंड को कौन टच कर रहा है? ऑब्वियसली बिहार, बिहार से तो अलग हुआ ही था। वेस्ट बंगाल टच कर रहा है झारखंड को। इससे बढ़िया तो वही वाला व्यू था। वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, उड़ीसा टच कर रहा है। ठीक है, ये 4 स्टेट झारखंड को कर रहे हैं। उड़ीसा को कौन कर रहा है? आंध्र कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, झारखंड कर रहा है, वेस्ट बंगाल कर रहा है। और किससे जाके मिल रहा है हमारा उड़ीसा? और तो कहीं नहीं, यहीं पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम जब भी देखी पढ़ेंगे तो मैप ज़रूर देखते हुए जाएंगे। मैप देखने से क्या होता है ना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ही, और इसके साथ साथ रिवीजन भी होती रहती है। आगे हमारे पास कुछ नहीं है, यही चीज़ें थी आज की क्लास में। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो भाई पहली बात टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पीडीएफ से रिवाइज करो, पहली बात तो अच्छी लगी है तो। दूसरी बात, अगर किसी और का भी भला हो सके तो उसका भी कराओ, कहीं इधर उधर शेयर कर दिया करो। कुछ रिकमेंडेशन हो तो कमेंट करो भाई और मुझे बताओ। और डेली देखो, डेली रिवाइज करो, तभी फ़ायदा होगा। एंड ऑफ द मंथ में आप